इमेजिन कीजिए, एक पुलिस टीम जो चोरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरास देख रही है। अगर सामने कुछ बुजुर्ग हों तो क्या वो उन पर शक करेंगे? शायद नहीं। पर यही गलती हुई लंदन पुलिस से, और एक अधेड़ उम्र की गैंग ने लंदन के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया। पर कैसे? और कौन थे ये बुजुर्ग? कैसे पेंशन लेने की उम्र में इन्होंने डकैती को अंजाम दिया? क्या ये कभी पकड़े गए या हमेशा हमेशा के लिए फरार हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक लालच था या सालों का एक्सपीरियंस जो परफेक्ट हाइस्ट में बदल गया? चलिए समझते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये स्टोरी शुरू होती है लंदन में मौजूद हैटन गार्डन से, जो होलबोर्न के पास में स्थित है और यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक हीरा और आभूषण केंद्र है, मतलब डायमंड डिस्ट्रिक्ट, जो सैकड़ों सालों से ब्रिटेन के हीरे, गहने, पैसे, जेवरात और कीमती धातुओं को संभाल रहा है और सैकड़ों व्यापारियों, सोने हीरे के डीलरों का गढ़ है। इसे ऑफिशियली लंदन का ज्वेलरी क्वार्टर भी कहा जाता है, जहां छोटी छोटी गलियों में अरबों का व्यापार होता है। इसी वजह से ये इलाका चोरों का सबसे बड़ा निशाना हुआ करता था। इसी गली में थी हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी, जिसे उस वक्त की सबसे सेफ बिल्डिंग्स में से एक माना जाता था। इसकी बनावट में सिक्योरिटी के लिए हर एडवांस फीचर्स का यूज हुआ था, और इसमें ज्वेलर्स समेत लंदन के बड़े बड़े व्यापारियों, डीलरों और अमीर लोगों के लिए करीब 996 से 999 प्राइवेट सेफ डिपॉजिट बॉक्स बने हुए थे, जो अपना कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए इन लॉकर्स को किराए पर लिया करते थे। और किराया था 300 पाउंड स्टर्लिंग। सुनने में ज्यादा लग रहा है ना? लेकिन ये लॉकर्स इतने सेफ माने जाते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा भरकर भी अपना लॉकर बुक करना चाहते थे। यहाँ तक कि आसपास की दुकानों में ज्वेलरी का व्यापार करने वाले बिजनेसमैन भी अपना सारा कीमती सामान इन्हीं लॉकर्स में सुरक्षित रखते थे। इसकी तिजोरी की दीवारें 50 सेंटीमीटर यानी 20 इंच मोटी कंक्रीट की बनी थी, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। साथ ही वॉल्ट को भारी स्टील के बॉक्स और कंक्रीट से घेर दिया गया था। बाहर लगे दरवाजे भी बहुत भारी थे। पूरी बिल्डिंग में हर कोने को कवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे और 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते थे। इसके अलावा कंपनी में अलार्म सिस्टम था, जो सीधा अलार्म सिक्योरिटी कंपनी से लिंक था। मतलब छोटी सी भी गड़बड़ होने पर अगर अलार्म बजता था या कोई हलचल होती थी तो नोटिफिकेशन अलार्म सिक्योरिटी कंपनी तक भी पहुंच जाता था। ऐसे में अगर कंपनी से कुछ मिस हो भी जाता तो सिक्योरिटी कंपनी से मिस होने का चांस ही नहीं था। एक तरह से कंपनी ने डबल सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया था। इसलिए इसे अनब्रेकेबल कंपनियों में से एक माना जाता था और शहर के अमीर तरीन लोगों के यहाँ लॉकर्स थे, जिनमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कैश और दूसरी कीमती चीजें रखी हुई थीं। यूं तो हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट की स्थापना 28 जून 1954 को हो गई थी और इसी दिन से उसने ऑफिशियली काम करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि कंपनी ने अपने वॉल्ट 1914 में ही बना लिए थे और दशकों बाद भी इसमें परिंदा भी पर मारने नहीं पहुंचा था, जिस वजह से कंपनी अपने क्लाइंट्स से दावा करती थी कि उनके वॉल्ट को तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन एक सीनियर सिटीजन्स की गैंग कंपनी के इन दावों पर पानी फेरने को तैयार थी। बेसिकली 50 से ज्यादा की उम्र पेंशन लेकर आराम करने की होती है, नाती पोतों के साथ खेलने की होती है और सुकून की सांस लेने की होती है, ताकि जिंदगी भर की जो थकान थी उसे उतारा जा सके। लेकिन लंदन में रहने वाले कुछ सीनियर सिटीजन्स ने इस उम्र में वो कारनामा कर दिखाया कि उनका नाम लंदन के इतिहास में दर्ज हो गया। इस गैंग में कुल 6 लोग थे, जिनमें सबसे पहले मेंबर का नाम था ब्रायन हेनरी रीडर। ब्रायन की उम्र 66 से 27 साल थी जब उसने इस कारनामे में भागीदारी दिखाई। इस उम्र के लोगों को दादाजी कहा जाता है, लेकिन ब्रायन ने इसी उम्र में खुद को लंदन के बिगेस्ट रॉबर्स की लिस्ट में शामिल करवाने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। ब्रायन अपनी गैंग का रिंग लीडर था, मतलब मास्टरमाइंड। उसी के दिमाग में पहली बार इस रॉबरी का ख्याल आया था, और यह पहली बार नहीं था जब उसने क्राइम करने के बारे में सोचा, बल्कि ब्रायन का रिकॉर्ड अपराधों की फहरिस्त से भरा हुआ था। वो लंबे समय तक ब्रिटिश अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रहा और सबसे कुख्यात अपराधी बनकर लोगों को डराना धमकाना उसका पेशा हुआ करता था। साल 1983 में ब्रिंक्स मैट रॉबरी हुई थी, जिसमें सोने और हीरों के जवाहरात की लूट हुई थी। इस रॉबरी में भी ब्रायन का नाम शामिल था। हालांकि उसने चोरी की हुई रकम को लॉन्डर और प्रोसेस किया था। उसके ऊपर एक पुलिस वाले को मारने और कई डकैतियां करने के आरोप भी थे। लेकिन इसे किस्मत कहिए या ब्रायन का तेज दिमाग कि उसके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला और वो हर बार बचता रहा।
अगले मेंबर का नाम था टेरी परकिंस, जिसकी उम्र करीब 67 से 69 साल रही होगी, और वो अपनी गैंग में मुंशी का रोल प्ले कर रहा था। मतलब चोरी करने के बाद हिसाब किताब का ब्यौरा टेरी ही करने वाला था। टेरी भी कोई दूध का धुला नहीं था, बल्कि उसके नाम पहले से चोरी लूट डकैती के कई केस दर्ज थे। 1983 की सिक्योरिटी एक्सप्रेस रॉबरी में उसका भी हाथ था। उसने ही नकदी से भरी वैन को लूटने में मेन रोल अदा किया था। इस चोरी को भी लंदन की सबसे बड़ी चोरियों में से एक माना जाता है। हालांकि ये रॉबरी ज्यादा समय तक छुपी नहीं रही और उसे पकड़ लिया गया, पर जब जेल की सलाखों के पीछे डाला गया तो यहां से भी वो फरार हो गया और पूरे 17 साल तक पुलिस वालों को चकमा देता रहा। यानी 2015 में जब उसने हैटन सेफ में डाका डाला तब भी वो एक भगोड़ा ही था। तीसरे गैंग मेंबर का नाम था जॉन कोलिंस, जिसकी उम्र 75 से 66 साल थी। जॉन की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी थीं, इसलिए उसे चोरी के बाद वैन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जॉन भी बाकी 2 मेंबर्स की तरह क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला बंदा था। यहां तक कि 1960 के दशक में वो नामी चोर हुआ करता था, जिसने सैकड़ों घरों में हाथ साफ किया और सबूतों के अभाव में बचता रहा। चौथा सदस्य था डैनियल जोन्स और उसकी उम्र 60 से 61 वर्ष थी। वो शुरू से लेकर आखिर तक रॉबरी का हिस्सा रहा और वो एक एक्सपीरियंस्ड चोर था जिसने इससे पहले भी कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। डैनियल और टेरी दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, या ये कह लीजिए कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों का नाम 2010 की चाटिला ज्वेलरी स्टोर बर्गलरी में भी जुड़ा और इसी तरह कई और क्राइम केसों में भी डैनियल इन्वॉल्व रहा, पर फिर भी पुलिस को चकमा देता रहा। इनका 5वां साथी था कार्ल वुड, और वो भी 60 का हो चुका था। उसके नाम भी कई क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। गैंग के छठे और आखिरी सदस्य का नाम था बैसिल, उम्र करीब 60 से 62 साल। इससे पहले भी उसने कई क्राइम किए थे, जिनमें चोरी या लूट ही नहीं बल्कि जान लेने जैसे संगीन जुर्म भी शामिल थे। इस तरह वो ब्रायन के बाद दूसरा मेंबर था जो चोरी के साथ साथ वक्त आने पर किसी की जान लेने का दम भी रखता था, और हर जुर्म के बाद इस तरह से हवा हो जाता मानो वो कोई फिजिकल बॉडी हो ही ना, बल्कि कोई आत्मा हो जो हवा में गायब हो गई हो। हालांकि यूके पुलिस ने जमीन आसमान एक कर उसे 1984 में गिरफ्तार किया, लेकिन ज्यादा समय तक जेल में नहीं रख पाए, और 1970 से 1980 के दशक के केस 21वीं सदी में भी पेंडिंग ही थे। बैसिल का ये नाम भी फेक बताया जाता है। उसका असली नाम माइकल सीड था। पूरी रॉबरी के दौरान उसने अपने चेहरे को एक मास्क से ढक रखा था, जिस वजह से इस चोरी में भी उसका नाम जोड़ने में पुलिस टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बैसिल को ब्रायन ने अलार्म और सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करने के लिए रखा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक काम में उसे महारत हासिल थी और टाइट से टाइट अलार्म सिस्टम को भी झट से डिसेबल कर देता था। इस तरह ये कुल 6 लोग थे जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार इनके अलावा भी 2 और लोग थे जिनके बारे में खुलकर कभी कोई टिप्पणी नहीं की गई। ना ही वो खुद इस चोरी का हिस्सा बने, बल्कि उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पूरी रूपरेखा तैयार की और चोरी के बाद इनकी थोड़ी बहुत हेल्प की। इससे ज्यादा उनका इस केस में कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं था, शायद इसलिए वो बच गए। लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड्स की माने तो इनमें से एक का नाम विलियम लिंकन था और उसकी उम्र भी 60 से 63 वर्ष के बीच थी, जबकि दूसरा सदस्य ह्यू डॉयल भी 50+ था और उसने चोरी का पैसा छिपाने और लॉन्डर करने में हेल्प की थी। इन चोरों में काफ़ी बातें कॉमन थीं, जैसे ये सभी पहले भी कई बार चोरियों को अंजाम दे चुके थे और उम्र की उस स्टेज पर थे जहां शरीर और दिमाग दोनों ही साथ छोड़ने लगते हैं। लेकिन इनकी प्लानिंग देखने के बाद पुलिस भी हैरान थी कि इन चोरों का दिमाग इतनी स्पीड में कैसे दौड़ रहा है, खासकर ब्रायन का, क्योंकि उसी के दिमाग में पहली बार इस चोरी का ख्याल आया था। ब्रायन को बचपन से ही लैविश लाइफ जीने का बहुत शौक था, जबकि उसका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली उतना मजबूत नहीं था। इसलिए उसने अपराध की दुनिया चुनी, जहां अमीर बनने के कई शॉर्टकट रास्ते होते हैं। इन्हीं रास्तों को पकड़ते हुए ब्रायन ने ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया, पर वो उसके लिए काफ़ी नहीं था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल वो फुल ऑन मस्ती में बिताना चाहता था, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत थी, और छोटी मोटी चोरियों ने उसे अभी इतना अमीर नहीं बनाया था, जिस वजह से उसने हैटन सेफ को लूटने का सोचा। ब्रायन को अच्छी तरह से पता था कि ये यूके का वन ऑफ द सिक्योर सेफ है, जिसे तोड़ने के लिए उसे कई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए उसने अपनी गैंग तैयार की। अच्छी बात यह थी कि सभी सेम फील्ड के थे और पहले से एक दूसरे को जानते थे। टीम बनने के बाद शुरू हुई प्लानिंग
और आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन इस प्लान को तैयार करने में ही पूरे 3 साल का वक्त लग गया, जिसके लिए पहले तो उन्होंने कंपनी का ब्लूप्रिंट तैयार किया और तय किया कि वो मेन डोर से ही एंटर करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता था नहीं। और अगर वो नज़दीक कहीं कोई सुरंग या गड्ढा खोदते तो इसमें बहुत लंबा समय जाता। प्लस उनकी हड्डियां अब इतनी मजबूत थी नहीं। इसके साथ ही वो लोग हैवी ड्रिल मशीन चलाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि लॉकर्स को कवर करने के लिए बहुत मोटी दीवारें थीं जिन्हें भेदने के लिए हैवी ड्रिल मशीन की ज़रूरत थी। ब्रायन को पता था कि काम चाहे जितनी सावधानी से हो लेकिन कोई ना कोई सबूत तो रह ही जाता है, और ये सभी कभी ना कभी तो पुलिस के हत्थे चढ़ ही चुके थे। इसलिए वो नहीं चाहता था कि इस बार ऐसी कोई गलती रिपीट हो, जिस वजह से उसने फॉरेंसिक फॉर डमीज नाम की बुक मंगवा ली, जिसमें क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में डीपली जानकारी दी हुई थी। जैसे इन्वेस्टिगेट करते समय टीम का पहला कदम क्या होता है, कैसे कैसे डीएनए कलेक्ट किया जाता है, फिंगरप्रिंट कैसे उठाए जाते हैं, बालों के सैंपल और स्टेप बाय स्टेप डीप नॉलेज दी हुई थी। सभी सदस्यों ने इस किताब को अच्छी तरह से पढ़ा ताकि वो चोरों के साथ साथ पुलिस के नज़रिए से भी सोच सकें। कुल मिलाकर ब्रायन 100% सक्सेसफुल चोरी को अंजाम देना चाहता था। सभी तैयारियां होने के बाद उसने हर एक को अपना अपना काम सौंप दिया। जैसे बैसिल को सिक्योरिटी सिस्टम को भेदना था, जॉन कॉलिंस को वैन ड्राइव करके सभी मेंबर्स को लोकेशन तक लेकर जाना और फिर काम पूरा होने के बाद वापस लाना था। साथ ही उसे बाहर आने जाने वालों पर नज़र भी रखनी थी और खतरा होने पर ब्रायन को बताना था। सभी प्रिपरेशन करने के बाद ब्रायन की टीम अब पूरी तरह से इस चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार थी, और अब बस आखिरी काम बचा था। वो था चोरी की डेट फाइनल करना। ब्रायन को पता था कि ईस्टर नज़दीक है। ईस्टर असल में एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है जो मार्च से अप्रैल के बीच पड़ता है। ये ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे लंदन, अमेरिका और दूसरे देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। लंदन में ईस्टर के मौके पर ऑफिस, स्कूल और हर बैंक लगभग 5 दिनों के लिए नेशनल हॉलिडे पर बंद होते हैं। लेकिन ईस्टर से पहले मार्केट में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। लोग देर रात तक शॉपिंग करते हैं और दुकानें भी रात रात भर खुली रहती हैं। और हैटन गार्डन में तो 300 से ज़्यादा ज्वेलरी बिजनेस और 90 से ज़्यादा दुकानें हैं। ऐसे में यहाँ भीड़ की कोई लिमिट नहीं होती, जिस वजह से ब्रायन ने तय किया कि वो ईस्टर की छुट्टियों में ही इस चोरी को अंजाम देगा, क्योंकि अगर पहले कोशिश की तो पकड़े जाने का खतरा डबल था। जबकि छुट्टियों में हैटन सेफ पूरे 5 दिनों के लिए बंद होने वाला था। तब ना तो वहां सिक्योरिटी गार्ड होने वाले थे और ना ही कोई कर्मचारी। डे एंड नाइट वो जब चाहें धावा बोल सकते थे। सब कुछ तय हो जाने के बाद 2 अप्रैल 2015 की तारीख फाइनल होती है। ये वही दिन था जब छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। शाम को करीब 7:30 बजे हैटन का स्टाफ सारा कामकाज पूरा करने के बाद वॉल्ट और मेन डोर को बाहर से लॉक करके अपने अपने घरों के लिए निकल जाता है। और ठीक 1 घंटे बाद 8:20 पर ब्रायन और उसकी गैंग एक वाइट कलर की वैन में कंपनी से थोड़ी दूर एक अंधेरे इलाके में पहुंचती है। वैन को पास की ही सुनसान रोड पर पार्क करने के बाद डैनियल और कार्लवुड उसमें से बाहर निकलते हैं। दोनों ने कंपनी के मेंटेनेंस स्टाफ की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। दोनों टहलते हुए एक दूसरे से बातें करने का नाटक करते हैं और कंपनी के सामने से गुजरते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि कंपनी के आसपास कोई है या नहीं, या उसके अंदर से सभी जा चुके हैं या नहीं। सब कुछ ठीक लगने के बाद दोनों गैंग को ग्रीन सिग्नल दिखा देते हैं। असल में इन्होंने बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया था, और वैन से निकलने के बाद दोबारा कोई भी उसकी तरफ नहीं जा रहा था, ताकि अगर कोई यहाँ से गुजरे भी तो उसे शक न हो। कार्लवुड और डैनियल ने जब ओके कर दिया तब बेसिल एक पॉलिथीन की हेल्प से अपना मुंह छुपाते हुए बिल्डिंग के ठीक सामने आता है। असल में वो नहीं चाहता था कि उसका फेस सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाए, इसलिए उसने अपने चेहरे को कवर किया और एग्जिट डोर के पास पहुंचा, क्योंकि उसने पहले भी मास्टर की हेल्प से कई दरवाजों को खोला था। इसलिए यहाँ भी वो अपना हुनर दिखाता है और एग्जिट डोर को अनलॉक कर सभी को अंदर आने का इन्विटेशन दे देता है। एक एक कर सभी गैंग मेंबर कंपनी में दाखिल होते हैं और जॉन उस वाइट वैन को कंपनी के सामने रोड पर खड़ा करता है, जिसमें से वो लोग कचरा भरने वाली ट्रॉली और औजार बाहर निकालते हैं, और जॉन वैन को सामने वाली बिल्डिंग के पास पार्क कर देता है। साथ ही खुद भी उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा होकर हैटन कंपनी और आसपास रोड पर नजर रखने लगता है, ताकि कोई आए तो सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दे। इधर 2 गैंग मेंबर सीधा बेसमेंट में पहुंचते हैं और उस एयरलॉक दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं, जिसके पीछे से वॉल्ट तक जाने का रास्ता था। जबकि 2 और मेंबर सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और लिफ्ट को उसी फ्लोर पर बुला लेते हैं।
इसके बाद वो अपना एक जूता लिफ्ट के दरवाजे के बीच में फंसाकर उसे डिसेबल कर देते हैं। मतलब साफ था, अब ना तो लिफ्ट ऊपर जा सकती थी और ना ही नीचे आ सकती थी। इसके बाद ये दोनों फिर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और यहाँ मौजूद लिफ्ट के दरवाजे को औजारों की हेल्प से खोलने लगते हैं, जिसके बाद वो यहीं से होकर नीचे मेटल शटर तक पहुंचते हैं। ये मेटल शटर वॉल्ट के बिल्कुल पास था। इसे थोड़ा ऊपर उठाकर वो रेंगते हुए बेसमेंट के उस हिस्से में जा पहुंचते हैं जहां अब उन्हें अपने ठीक सामने वॉल्ट नजर आ रहा था। यहां से सभी अपना अपना काम पकड़ लेते हैं। बेसिल बेसमेंट में सीढ़ियों के नीचे बने छोटे से एरिया में पहुंचता है जहां कंट्रोल रूम मौजूद था। यहीं से सीसीटीवी कैमरे, एयर लॉक सिस्टम, सिक्योरिटी अलार्म और दूसरी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता था। बेसिल इन सभी को डिसेबल कर देता है, साथ ही एयर लॉक सिस्टम का पावर कट कर देता है, जिस वजह से वो खुल जाता है और सभी गैंग मेंबर अपने औजारों के साथ अंदर घुस जाते हैं। अब उनके और वॉल्ट के बीच में सिर्फ एक चीज़ थी और वो था लोहे की मजबूत सरियों से बना दरवाज़ा। इसलिए वो उसे काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि उनका पूरा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है और हर गैंग मेंबर डर के मारे पसीने छोड़ने लगता है। दरअसल हुआ यूं कि बेसिल जब अंदर आया तो उसने अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया ताकि अंदर कोई भी तोड़फोड़ हो तो अलार्म न बजे। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन अलार्म डिसेबल करते वक्त ही अलार्म सिक्योरिटी कंपनी के पास एक नोटिफिकेशन चला गया, लेकिन इस बात से बेसिल और बाकी मेंबर्स अनजान थे। जबकि कंपनी नोटिफिकेशन मिलते ही अपना एक गार्ड चेकिंग करने के लिए भेजती है कि सब ठीक है या नहीं। बदकिस्मती से जिस वक्त गार्ड राउंड पर आया उस वक्त जॉन, जिसे नज़र रखने का काम दिया गया था, वो भी सो चुका था। इसलिए जब गार्ड आया तो किसी को खबर ही नहीं हुई। लेकिन यहाँ इन चोरों की किस्मत रंग लाई। गार्ड ने राउंड तो मारा लेकिन मेन डोर अभी भी लॉक था, साथ ही एग्जिट डोर भी बंद था जो ब्रायन के साथियों ने अंदर जाते ही कर दिया था। गार्ड को लगा कि ये फॉल्स अलार्म होगा और उसने कंपनी को भी यही मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। हालांकि कंपनी ने एक बार फिर कंफर्म करने के लिए उससे पूछा सब ठीक है, पर इस बार भी उसका सेम जवाब रहा। इस तरह ब्रायन और उसके साथी बच गए और उन्होंने दोबारा से सरियों को काटने का काम जारी रखा। और जैसे ही निकलने के लिए जगह बनती है वो सभी इन रॉड्स के बीच से निकलते हैं और वॉल्ट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी उनके और अमीरी के बीच में 3 फीट का फासला था, क्योंकि वॉल्ट को कवर करने के लिए 3 फीट जितनी मोटी कंक्रीट की दीवार बनी हुई थी, जिसे तोड़ने के लिए वो अपने साथ हैवी ड्रिलिंग मशीन भी लेकर आए थे। सभी के चेहरे पर खुशी थी कि अब वो बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। उनके पास इतना पैसा और जेवरात होगा जितना उन्होंने सपने में भी न देखा हो। हालांकि इस चमक के साथ एक डर भी था कि अगर वो पकड़े गए तो बची खुची पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। डर और खुशी से मिले जुले रिएक्शंस के बीच आखिरकार वो लोग कंक्रीट की दीवार को भेदने में कामयाब रहते हैं और इतना बड़ा होल तैयार कर लेते हैं जिसमें से वो आसानी से पार हो जाएं। ड्रिलिंग के बाद कार्ल वुड ने सभी से कहा कि इस चोरी के बाद उनका नाम लंदन की हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और ये सही भी था, क्योंकि वो उस उम्र में आकर इतनी बड़ी चोरी कर रहे थे जिस उम्र में लोग रेस्ट करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। ब्रायन और उसके साथियों की किस्मत में भी शायद ये पैसे और जेवरात नहीं थे। वो लोग जैसे ही अंदर घुसे उनकी सारी खुशी निराशा में बदल गई, क्योंकि सभी सेफ बॉक्स दीवारों में फिक्स थे और उन्हें बिना सही इंस्ट्रूमेंट के तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। ये देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब वक्त था फैसले का। ब्रायन डिसाइड करता है कि वो इस प्लान को यहीं रोककर फिलहाल के लिए यहाँ से चलते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। इसलिए सभी मेंबर्स अपने अपने टूल्स और औजार उठाते हैं और बाहर निकल आते हैं, जहां जॉन पहले से ही वैन में इनका इंतजार कर रहा था। वैन में बैठते ही ब्रायन डिसाइड करता है कि अब वो पलटकर कभी हैटन बिल्डिंग नहीं जाएगा और ना ही इस चोरी को दोबारा करेगा। मतलब उसने अपने ही प्लान को एग्जीक्यूट करने से इनकार कर दिया था। ब्रायन का मानना था कि एक बार अगर कोई प्लान फेल हो जाए तो उसे दोबारा ट्राई करने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उसने साफ मना कर दिया कि अब वो ये चोरी नहीं करेगा, जबकि बाकी मेंबर्स की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ चुका था। वो जानते थे कि सिर्फ एक कदम बढ़ाना है और वो मालामाल हो जाएंगे। वो ब्रायन को समझाने लगते हैं, लेकिन ब्रायन ने हथियार डाल दिए थे। वो मना करता है और अपने रास्ते निकल जाता है, पर जाने से पहले उन्हें भी कहता है कि वो दोबारा कोशिश न करें। अब गैंग का लीडर ही एग्जिट कर चुका था, पर फिर भी ये लोग नहीं रुके। उन्होंने सोचा कि ब्रायन नहीं हुआ तो क्या, वो खुद ये चोरी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बिना ब्रायन के ही हैटन बिल्डिंग को लूटने का डिसाइड किया।
और कई घंटों तक चली बातचीत और मीटिंग के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो एक पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन खरीदेंगे जो उन सेफ बॉक्स को आसानी से तोड़ दे। मशीन लाने की जिम्मेदारी जॉन और डैनियल को दी जाती है, जो अगले ही दिन एक वाइट गाड़ी में सवार होकर एक इक्विपमेंट स्टोर पहुंचते हैं। जॉन ने गाड़ी पार्क की और उसी में बैठा रहा, जबकि डैनियल दुकान के अंदर गया और एक मजबूत बड़ी हाइड्रोलिक मशीन लेकर बाहर निकला और उसे डिग्गी में रखकर अपने अड्डे पर पहुंचा, जहां मीटिंग में तय होता है कि सेम नाइट को ही चोरी करनी है। लेकिन पिछली रात जो हुआ उसके बाद उन्हें डर था कि कहीं बात पुलिस तक तो नहीं पहुंच गई। इसलिए रात को चोरी करने से पहले गिरोह के 2 लोग हैटन बिल्डिंग के सामने से गुजरते हैं ताकि ये चेक कर सकें कि किसी को कुछ पता तो नहीं चला। बिल्डिंग और सड़क पूरी तरह से सूनी पड़ी हुई थी, मतलब साफ था कि अभी तक उनके कारनामे की खबर किसी को नहीं थी। रास्ता साफ देखते ही वो दोनों बाकियों को इन्फॉर्म करते हैं और सभी पिछली बार की तरह एग्जिट डोर से सीधा अंदर एंटर करते हैं। इस बार बैसिल को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब कुछ बिखरा और पहले से सेट था। वहीं बाहर जॉन अभी भी वैन लिए दूसरी बिल्डिंग के पास खड़ा था। इधर ये सीधा बेसमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी आती है और राउंड मारकर चली जाती है। असल में ये एक रूटीन पेट्रोलिंग थी और वैन इस तरह से पार्क थी कि पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ी ही नहीं। और इस तरह एक बार फिर ये लोग बच गए। सबने चैन की सांस ली सिवाय कार्ल वुड के। कार्ल सायरन की आवाज़ सुनते ही इतना घबरा गया कि उसकी सांस फूलने लगी। वो डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी बची हुई लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और एक ना एक दिन वो पकड़े जरूर जाएंगे। इसी डर में उसने भी इस प्लान से खुद को वापस खींचने का इरादा बना लिया। बाकी मेंबर्स उसे समझाने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने डर के मारे औजार छोड़ और वहां से निकल गया। इस तरह 6 में से 2 लोग चोरी से पहले ही अपना नाम वापस ले चुके थे। अब ये सिर्फ 4 थे, बैसिल, डैनियल, टैरी और जॉन कॉलिंस, जबकि चोरी करने के लिए सिर्फ 3 थे क्योंकि जॉन बाहर वैन में बैठा नजर रख रहा था। कार्ल के जाने से बैसिल और टैरी पर भी असर पड़ा। उनका भी मनोबल गिरा, लेकिन पैसों की चमक ने उनका इरादा टस से मस नहीं होने दिया और वो हाइड्रोलिक मशीन की मदद से सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के पूरे कैबिनेट को दीवार से निकालने में लग गए। ये काम देखने में जितना मुश्किल था, हाइड्रोलिक मशीन ने उतना ही आसान बना दिया। ये मशीन इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि इसने जो फोर्स जनरेट किया वो करीब 10 टन का था, जिस वजह से दीवार में दरारें पड़ गईं और कैबिनेट के ज़्यादातर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स बाहर आ गए, जिनमें अरबों खरबों के सोने चांदी के जेवर, रत्न, डॉक्यूमेंट और ढेर सारे नोटों के बंडल रखे हुए थे। अब डैनियल और बैसिल एक एक कर बॉक्स तोड़ना शुरू करते हैं और इनमें से निकलने वाली चीज़ों को पिछली रात दीवार में जो होल किया था उसकी मदद से दीवार के उस पार खड़े टैरी तक पहुंचाना शुरू करते हैं। टैरी का काम था इन बॉक्स से निकलने वाली कीमती चीज़ों और फिजूल चीज़ें जो उनके काम की नहीं थीं, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह, उन्हें अलग अलग करना और जो कीमती हैं उसे ही अपने साथ लेना। टैरी भी यही कर रहा था। वो पैसे और जेवर अपने साथ लाई कचरा भरने वाली ट्रॉली में डालने लगा। देखते ही देखते डैनियल और बैसिल ने 37 बॉक्स को पूरी तरह से खाली कर दिया, जबकि अभी भी 900 प्लस बॉक्स बाकी थे। लेकिन टैरी ने इन्हें खोलने से मना कर दिया क्योंकि वो जितनी ट्रॉलियां लाए थे वो सभी भर चुकी थीं। अब उनके पास लूट का सामान रखने के लिए कोई साधन नहीं था। बैसिल और डैनियल भी रुक जाते हैं और उसी होल से बाहर टैरी के पास आते हैं। इसके बाद ये ट्रॉलियों को लेकर एग्जिट डोर से बाहर निकलते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। इसके बाद वो वैन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और खुशी से जश्न मनाते हैं। बेशक इन्होंने सिर्फ 37 सेफ डिपॉजिट लूटे थे, लेकिन इन बॉक्स से भी उन्होंने पूरे 14 मिलियन पाउंड उड़ा लिए थे, जो भारतीय करेंसी में करीब 168 करोड़ रुपए थे। जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये चोरी 200 मिलियन पाउंड की थी। इसलिए इसे लंदन के इतिहास की सबसे बड़ी चोरियों में शुमार किया जाता है, जिसे काफ़ी हद तक वेल प्लांट चोरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन चोरों को ढूंढने के लिए पुलिस को भी काफ़ी तिकड़म लगानी पड़ी थी। चोरी 3 अप्रैल को हुई थी, लेकिन 7 अप्रैल तक किसी को पता ही नहीं था कि हैटन कंपनी में हुआ क्या है। 7 अप्रैल को जब ईस्टर की छुट्टियां खत्म होती हैं तब कंपनी का स्टाफ काम पर लौटता है। वो लोग नॉर्मल दिनों की तरह दरवाज़ा खोलते हैं और काम शुरू करते हैं, लेकिन सुबह काफ़ी देर तक भी उन्हें इस चोरी की भनक नहीं लगती, क्योंकि कोई बेसमेंट में गया ही नहीं था। करीब आधे से 1 घंटे के बाद जब वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सब कुछ बिखरा और टूटा फूटा पड़ा था। वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स देखते हैं जो इधर उधर पड़े हुए थे।
उनमें से ज्यादातर सामान गायब था, हालांकि मैक्सिमम बॉक्स सेफ थे। उन्होंने तुरंत इस कांड की खबर कंपनी के मालिक और पुलिस को दे दी। पुलिस ठीक सुबह 9 बजे कंपनी में पहुंच जाती है। तहकीकात में उनकी नज़र हाइड्रोलिक मशीन और कुछ औजारों पर पड़ती है जिन्हें ब्रायन गैंग वहीं छोड़ गई थी। थोड़ी ही देर में मीडिया के कैमरे भी वहां पहुंच जाते हैं और ये चोरी जंगल की आग की तरह पूरे यूके में फैल जाती है। कंपनी के ऑनर के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद उनकी कंपनी में कोई सेंध लगाकर फरार हो चुका था। वहीं आसपास के ऑनर्स को भी इस चोरी ने अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि उनका सारा वैल्यूएबल सामान हैटन कंपनी के लॉकर्स में ही रखा रहता था। एक तरफ जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वहीं कंपनी भी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाती है, क्योंकि इस चोरी में कंपनी की लापरवाही भी सामने आई थी। जहां ऑनर के साथ साथ अलार्म सिक्योरिटी कंपनी को भी काफी खरी खोटी सुनाई गई और पहला शक कंपनी पर ही गया, क्योंकि उनके पास बाकायदा नोटिफिकेशन पहुंचा था। फिर भी उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी और एक गार्ड के कहने पर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि ऐसा होने पर उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें और फिर खुद भी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करें। अगर वो ऐसा करते तो चोर उसी वक्त पकड़े जा सकते थे। इधर पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। उन्हें यकीन था कि इन मशीनों या किसी न किसी औजार पर उन्हें चोरों के फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट जरूर मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि चोर उनसे 2 नहीं बल्कि 10 कदम आगे हैं। ब्रायन गैंग ने इसीलिए फॉरेंसिक फॉर डमीज किताब पढ़ी थी, ताकि चोरी के बाद एक भी सबूत न छूटे। उन्होंने काम पूरा होते ही एक एक सबूत साफ कर दिया, जिसमें फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट शामिल थे। पुलिस को तफ्तीश में एक ब्लीच की बोतल भी मिली, जिसकी मदद से ब्रायन गैंग ने सारे निशान साफ किए थे। साथ ही इन चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की हार्ड ड्राइव भी निकाल ली थी, जिस वजह से पुलिस के हाथ ना तो उनकी उंगलियों के निशान लगे और ना ही एक भी तस्वीर। इस वजह से चोरी के कई दिनों बाद तक पुलिस के हाथ खाली रहे। हालांकि उन्हें ये आइडिया तो हो गया था कि इस चोरी के पीछे कोई शातिर चोर है, जिन्हें फॉरेंसिक जांच और बाकी चीज़ों के बारे में गहरी नॉलेज है। ऐसे में उन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल होने वाला था। वहीं मीडिया और न्यूज़पेपर्स में इस चोरी को खूब हाईलाइट किया गया। पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उन्हें किसी भी हाल में इस गैंग को पकड़ना था, साथ ही साथ चोरी के माल की रिकवरी भी करनी थी। वैसे तो हर शातिर चोर की तरह ब्रायन और गैंग ने भी अपने प्लान में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर हर अपराधी की तरह एक गलती ऐसी थी जो वो कर बैठे। उन्होंने कंपनी के सीसीटीवी कैमरों से तो खुद को गायब कर दिया, लेकिन वो भूल गए कि लंदन की सड़कों पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो हर आने जाने वाले इंसान और गाड़ियों को रिकॉर्ड करते हैं, और इन कैमरों का एक्सेस लंदन पुलिस के पास भी था। जब टीम को इन चोरों को ढूंढने का कोई रास्ता समझ नहीं आया, तब हैटन गार्डन और उसके आसपास के इलाकों के हर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। ये टास्क बहुत बड़ा था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और सैकड़ों फुटेज देखने के बाद उन्हें एक कॉमन कड़ी नजर आई, और वो थी वो सफ़ेद वैन जिसे जॉन ड्राइव कर रहा था। ये वैन बिल्डिंग के पास लगातार 2 दिनों तक नजर आई, वो भी देर रात को। साथ ही जब चोरी हुई उसके बाद भी एकमात्र यही वैन थी जो इस एरिया से निकली। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि इसी गाड़ी में लूट का माल ले जाया गया है, और अब यही गाड़ी है जो उन्हें चोरों तक पहुंचाएगी। इसके अलावा उन्हें गाड़ी से 2 गैंग मेंबर मेंटेनेंस वर्कर की यूनिफॉर्म में उतरते हुए भी नजर आते हैं। साथ ही बैसिल जब मुंह छुपाकर इमारत की तरफ जा रहा था, वो रिकॉर्डिंग भी उनके हाथ लग जाती है। पुलिस इस फुटेज से इन लोगों का स्केच बनवाती है कि ये कैसे दिखते होंगे। साथ ही उस सफ़ेद वैन की नंबर प्लेट से पता लगाती है कि ये गाड़ी कुछ दिन पहले ही चोरी हो गई थी। इस तरह ये एंगल फेल हो जाता है। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर बारीकी से फुटेज चेक की, जिसमें उन्होंने देखा कि 2 अप्रैल को ये गैंग बिल्डिंग से बाहर तो निकली, लेकिन उस रात उनके हाथ में कोई भी बैग नहीं था। मतलब चोरी उसकी अगली रात हुई है। मतलब साफ था, चोरी दूसरी बार में हुई थी। यहाँ पुलिस एक सफ़ेद कार को नोटिस करती है जो हैटन बिल्डिंग के आसपास चक्कर मारते हुए कई बार देखी जाती है। सैटरडे नाइट को जब चोरी हुई, उससे पहले भी यही कार बिल्डिंग के बाहर राउंड मार रही थी। ये कार किसी और की नहीं बल्कि जॉन कॉलिंस की थी, जो चोरी से पहले चेक करने आया था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती रही। पुलिस ने जॉन की कार का नंबर नोट कर लिया और इसी नंबर को ट्रेस करते हुए एक रेसिडेंशियल एरिया में पहुंची, जहां वही गाड़ी पार्क थी। पुलिस जल्दबाजी न करते हुए गाड़ी पर नजर रखती है ताकि चोरों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके, और कुछ देर बाद ही उस गाड़ी से जॉन कॉलिंस बाहर निकलता है। पुलिस के हाथ ये इस केस में पहली बड़ी सफलता थी। वो एक मेंबर तक पहुंच चुकी थी,
लेकिन उन्होंने तय किया कि वो इस तरह कॉलिंस को अरेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसी के जरिए बाकी लुटेरों तक पहुंचेंगे। जॉन कॉलिंस और ब्रायन के बाकी साथी भी बेफिक्र होकर घूम रहे थे। उनके मुताबिक वो पुलिस की रडार से कोसों दूर थे और उन पर किसी को शक भी नहीं था, जबकि वो इस बात से अनजान थे कि अब पुलिस जॉन पर 24 घंटे नजर रख रही है। वो कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हर चीज को नोट डाउन किया जा रहा था। करीब 3 से 4 दिन तक जॉन पर नजर रखने के बाद पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगती है। दरअसल जॉन इस दिन ब्रायन से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है जो हैटन बिल्डिंग से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था। पुलिस को पहले तो ब्रायन पर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जब जॉन की कॉल डिटेल्स सामने आई तो उसमें दोनों के नंबर काफी दिलचस्प कहानी कह रहे थे। चोरी की रात से लेकर उससे पहले और बाद तक दोनों के बीच लंबी लंबी बातें और मैसेज एक्सचेंज हुए थे। इसलिए पुलिस ब्रायन को भी मार्क कर लेती है, लेकिन उनके पास ना तो जॉन के खिलाफ कोई सबूत थे और ना ही ब्रायन के खिलाफ। जॉन तो बिल्डिंग के अंदर भी नहीं गया था, इसलिए अगर उसे अरेस्ट किया जाता तो बेल मिलने में मुश्किल से 1 दिन का वक्त लगता और वो फिर से बाहर आ जाता। ब्रायन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इनफैक्ट उसने तो सेकेंड टाइम चोरी से अपना नाम वापस ही ले लिया था। ऐसे में उसे गिरफ्तार करना भी रिस्की था, लेकिन अब पुलिस इन पर सिर्फ नजर रखकर वक्त गंवाना नहीं चाहती थी। वो समझ चुकी थी कि जितना समय निगरानी में जाएगा उतने में ये लुटेरे लूट का माल बेच देंगे, लेकिन माल की रिकवरी बहुत जरूरी थी। इसलिए अब पुलिस दूसरा प्लान ट्राई करती है और इन चोरों की खबर देने वाले को 20,000 पाउंड का इनाम देने का ऐलान करती है। लेकिन ये दांव उल्टा पुलिस पर ही भारी पड़ता है, क्योंकि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि इस उम्र में ये बुजुर्ग चोरी कर सकते हैं। लोगों का कहना था कि लंदन पुलिस अपना काम नहीं करना चाहती, वो बस जल्दी से इस केस को रफा दफा करना चाहती है, इसलिए इन बुजुर्गों पर उंगली उठा रही है। दूसरी तरफ मीडिया तक भी ये बातें पहुंच गई थीं कि चोरी का शक एक ओल्ड एज गैंग पर किया जा रहा है और मीडिया इन्हें चोर की जगह मास्टरपीस बताने लगती है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इनमें से किसी का नाम खुले तौर पर नहीं उछाला गया, वरना उन्हें पकड़ने में और मुश्किलें खड़ी हो जाती। इसी सहूलियत के साथ पुलिस एक बार फिर अपना रास्ता बदलती है और दोबारा जॉन कॉलिंस पर नजर रखती है। करीब 2 दिनों तक उस पर निगरानी रखने के बाद 2 ऑफिसर जॉन का पीछा करते हुए नॉर्थ लंदन के एक पब में पहुंचते हैं, जहां जॉन डैनियल और टैरी से मिलने गया था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों भी इस चोरी का हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए शक के आधार पर 4 लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें टैरी, जॉन, डैनियल और ब्रायन का नाम शामिल था। अब इन सभी पर कड़ी नजर रखी जाती है, साथ ही साथ उनके फोन भी सर्विलांस पर डाल दिए जाते हैं। पुलिस इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा रही थी, इसलिए इनके पुराने कॉल और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाले जाते हैं और इसी छानबीन में पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सबूत लगता है। उन्हें उस दोपहर की एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है जब जॉन और डैनियल हाइड्रोलिक मशीन लेने के लिए स्टोर में पहुंचे थे। इस रिकॉर्डिंग में जॉन दुकान मालिक से हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पूछता है। इस कॉल की टाइमिंग के आधार पर दुकान के बाहर रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जाती है, जिसमें जॉन की वही सफ़ेद गाड़ी नजर आती है जिसमें उसके साथ डैनियल भी बैठा हुआ था। इसके बाद पुलिस स्टोर के अंदर की रिकॉर्डिंग देखती है और यहाँ जॉन हाइड्रोलिक मशीन लेते हुए रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ भी जॉन ने एक गलती की जो उसे और इस गैंग को बहुत भारी पड़ी। मशीन खरीदते वक्त उसने दुकान पर अपना नाम और एड्रेस असली लिखवा दिया था, जो बाद में पुलिस के बहुत काम आया। कछुए की रफ्तार से बढ़ रही इस जांच को अब पूरे 1 महीना गुजर चुका था। पुलिस के हाथ अब इतने सबूत आ चुके थे कि जॉन को अरेस्ट किया जा सके, लेकिन इतने सबूत इन्हें जेल में रोके रखने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए पुलिस कुछ रोज और गैंग के सदस्यों पर नजर रखती है और 1 मई 2015 की शाम को टैरी, जॉन और ब्रायन एक पब में शराब पीने के लिए मिलते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक अंडरकवर एजेंट उनका पीछा कर रहा है और उनकी बातों को रिकॉर्ड करने के साथ साथ बड़ी सफाई से उनकी तस्वीरें भी खींच रहा है। दरअसल ये मीटिंग ब्रायन ने ही बुलाई थी। वो भले ही इस चोरी से पीछे हट गया था, लेकिन फिर भी उसे अपना हिस्सा चाहिए था, क्योंकि ये प्लान उसी का था। यहाँ बैठे बैठे वो अपनी प्लानिंग का एक एक पन्ना खोल देता है, जिसे अंडरकवर एजेंट रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस को यकीन हो चुका था कि इन्हीं बुजुर्ग लोगों की गैंग ने रॉबरी की है, पर उन्हें अरेस्ट करने से पहले वो 1 हफ्ते और इनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई और सदस्य भी इस चोरी में शामिल हो। और पुलिस का यह शक सिर्फ 2 दिन बाद ही यकीन में बदल जाता है, जब एक कॉल के दौरान कार्ल वुड का नाम सामने आता है। कार्ल वही था जो दूसरी रात चोरी होने से पहले ही लौट गया था। इस तरह पुलिस के पास 5 लोगों के नाम थे। अब बाकी छठा और आखिरी सदस्य था बैसिल।
जिसका नाम भी 1-2 दिन बाद ही खुल गया और पुलिस को पता चला कि बैसिल ही वो इलेक्ट्रिशियन था जिसने अलार्म और सीसीटीवी सिस्टम को डिसेबल किया था और उसी की वजह से ये सभी बेसमेंट में एंटर हो पाए थे। लेकिन बैसिल ने अपना चेहरा प्लास्टिक के बैग से कवर कर रखा था, जिस वजह से उसका हुलिया कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी सामने नहीं आया और अब ज्यादा लेट करना लूट के सामान की बरामदगी में दिक्कत कर सकता था। इसलिए पुलिस डिसाइड करती है कि वो इन 5 मेंबर्स को ही अरेस्ट करेगी और लूट का पैसा रिकवर करेगी। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के दौरान ही पुलिस को यह भी पता चला कि लूट का सारा माल जॉन कॉलिंस के घर ले जाया गया था और फिर उसे 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग छिपा दिया गया था, ताकि बाद में जब मामला ठंडा पड़ जाए तब बराबर बराबर बांटा जा सके। इन 2 हिस्सों में से पहला जॉन ने अपने रिलेटिव विलियम लिंकन के पास रखवाया था, जबकि दूसरा हिस्सा एक कब्रिस्तान में छिपाया गया था। अब उन्हें इंतजार था उस दिन का जब इन पैसों को बांटा जाएगा। ये जानने के बाद पुलिस थोड़ा और रुकती है और उन्हें तब पकड़ने का तय करती है जब वो पैसों को बांट रहे हों, यानी रंगे हाथों। करीब 6 हफ्तों बाद पुलिस के हाथ ये सुनहरा मौका भी लग जाता है। ब्रायन और गैंग ने डिसाइड किया कि वो चोरी के पूरे माल के साथ एक बार फिर मिलेंगे। यहाँ वो सारा पैसा और जेवरात इकट्ठा करेंगे और जॉन कॉलिंस, जो पहले से यहाँ अपनी गाड़ी ले खड़ा होगा, उसकी कार की डिग्गी में सामान रखकर टेरी के घर जाकर सब कुछ आपस में बांट लेंगे। ये सब जानने के बाद पुलिस भी इनके पीछे लग जाती है। वहीं गैंग के सभी सदस्य टेरी के घर पहुंचकर पैसा आपस में बांटना शुरू करते हैं। पुलिस, जो सही मौके की तलाश में पहले से ही टेरी के घर के आसपास मौजूद थी, वो यहाँ रेड मारकर इन सभी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। पुलिस को देखते ही गैंग के सभी सदस्यों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस उन तक कैसे पहुंची। उनके मुताबिक उन्होंने परफेक्ट प्लानिंग की थी, जबकि पुलिस के मुताबिक उनके प्लान में जरा भी दम नहीं था। इन्हें अरेस्ट करने के साथ ही यहाँ से चोरी की गई रकम, सोने चांदी के जेवरात और कीमती चीजें रिकवर की जाती हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 मिलियन पाउंड थी, यानी करीब 50 करोड़ रुपए। कहते हैं कि ये रिकवरी पूरी नहीं थी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इतनी ही लूट हुई थी। खैर, इन 5 को गिरफ्तार करने के बाद सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, जहां से ब्रायन यानी गैंग के मास्टरमाइंड को 6 साल 3 महीने की सजा सुनाई जाती है, जबकि बाकी लोगों को 7-7 साल की सजा होती है। वहीं बैसिल कभी पुलिस के हाथ लगा ही नहीं। वो चोरी के बाद इस तरह गायब हुआ कि फिर कभी लंदन में नजर नहीं आया। वहीं ब्रायन को 2018 में हेल्थ इश्यूज की वजह से जेल से रिहा कर दिया गया। 2021 में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो इतना हेल्दी नहीं है कि जेल में रह सके। असल में ब्रायन को कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर था। वो लंबे समय तक अपनी इस बीमारी से लड़ता रहा, लेकिन 2023 में उसकी मौत हो गई। इस तरह अपनी 6 साल से ज्यादा की सजा में से उसने सिर्फ 3 साल ही जेल में बिताए। वहीं बाकी मेंबर जेल में ही रहे। तो दोस्तों, ये थी वो चोरी जिसे बुजुर्गों की गैंग ने अंजाम दिया और अपने कारनामे से पूरी दुनिया को चौंका दिया। हालांकि इस चोरी में रकम कभी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस ने जिस शातिर अंदाज में काम किया उसकी तारीफ जरूर हुई। पुलिस से भी ज्यादा चर्चा ब्रायन और गैंग की हुई, जिनका नाम आज भी लंदन की बड़ी चोरियों में दर्ज है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।